गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम सामाजिक प्रक्रियाओं को पढ़ रहे हैं जिसमें हमने कल सहयोग को पढ़ा था। सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग सबसे अधिक व्यापक और अबाध प्रक्रिया है। यह एक समाकलनशील क्रिया है जिसे प्रतियोगिता का विपरीतार्थक माना जाता है। वास्तव में प्रतियोगिता की अपेक्षा संघर्ष सहयोग का विपरीतार्थक है। सहयोग का सामान्यतः अर्थ है समान या सामान्य हितों की पूर्ति के लिए इकट्ठे मिलकर कार्य करना। ग्रीन के अनुसार सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा कोई कार्य करने या सामान्य रूप से इच्छित किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किया जाने वाला निरंतर एवं सामूहिक प्रयास है। एल्ड्रिज और मैरिल के अनुसार सहयोग सामाजिक अंतःक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। फिर चाइल्ड कहते हैं कि सहयोग वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का समूह सामान्य ध्येय की पूर्ति के लिए व्यवस्थित रूप में अपने प्रयत्नों को इकट्ठा करते हैं। अंग्रेजी भाषा का शब्द को ऑपरेशन दो लैटिन शब्दों को अर्थात इकट्ठे तथा ओपरी जिसमें काम करना से मिलकर बना है। इस प्रकार सहयोग सामान्य उद्देश्यों या संभागी हितों की प्राप्ति के लिए संयुक्त क्रिया है। इसमें दो तत्व निहित है, सामान्य उद्देश्य और संगठित प्रयत्न। सहयोग एक चेतन प्रक्रिया है जिसमें सहयोग करने वाले व्यक्ति एक या दो व्यक्तियों के प्रति या समूह के प्रति जागरूक रहते हैं। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम चेतन प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि सहयोग के दो प्रकार होते हैं, तो इसमें मैकाइवर एवं पेज ने दो रूपों का इसका वर्णन किया है। पहला है प्रत्यक्ष सहयोग। इस श्रेणी में वे क्रियाएं सम्मिलित हैं जिसमें व्यक्ति समान कार्य को मिलकर करते हैं, एक सा कार्य करते हैं, जैसे कि पत्थरों के ढेर को हटा देना, कीचड़ में फंसी हुई मोटर गाड़ी को ढकेल कर इकट्ठे होकर सब लोग उसको बाहर निकाल रहे हैं, या इकट्ठे होकर कोई पूजा करना, या दो व्यक्ति के द्वारा हल चलाना। तो ये प्रत्यक्ष सहयोग के उदाहरण हैं। इस प्रकार सहयोग का अनिवार्य स्वरूप यह है कि व्यक्ति ऐसे कार्य को जिसे वे अकेले नहीं कर सकते मिलकर कार्य करते हैं या इकट्ठे होकर कार्य करते हैं। तो ये आमने सामने के उनके संबंध होते हैं। तो आमने सामने के संबंधों के द्वारा किसी भी स्थिति की कार्य की पूर्ति की प्रेरणा प्रदान करता है और उसे सामाजिक संतुष्टि मिलती है। तो इस तरीके से ऐसे सहयोग को हम प्रत्यक्ष सहयोग के नाम से जानते हैं। दूसरा सहयोग होता है अप्रत्यक्ष सहयोग, जो इनडायरेक्ट कॉपरेशन होता है। इस श्रेणी में वे क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जिसमें व्यक्ति समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु असमान अर्थात भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। जैसे कि सहयोग में व्यक्तियों का उद्देश्य तो समान होता है परंतु इस उद्देश्य को असमान कार्यों द्वारा प्राप्त करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति का एक विशिष्ट कार्य होता है, जैसे कि बढ़ई, राज, नल लगाने वाला, मकान के निर्माण में सहयोग करते हैं, कार्य करते हैं। व्यक्ति असमान कार्य करते हैं, कुछ अलग अलग तरीके से कार्य करते हैं, परंतु उनका उद्देश्य सबका समान ही होता है। उद्देश्य का मतलब हुआ है इनका मकान को बनाना। तो सभी मकान को बनाते हैं और लेकिन सब अपने अपनी रुचि के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं। तो श्रम विभाजन अप्रत्यक्ष सहयोग का सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं। वर्तमान समाज में प्रत्यक्ष सहयोग की अपेक्षा अप्रत्यक्ष सहयोग की अधिकता है, क्योंकि विशेषीकरण का समाज है, विशेषीकरण का युग है, औद्योगिक युग है जिसमें विशेषीकरण का ज़्यादा महत्व है। तो ग्रीन ने भी इसको 3 श्रेणियों में बांटा है, प्राथमिक सहयोग, द्वितीयक सहयोग और तीसरी तरीके का सहयोग। प्राथमिक सहयोग में हम देखते हैं कि ये परिवार में पाया जाता है। तो ऐसे सहयोग में व्यक्ति एक समूह के बीच हितों की समरूपता होती है, स्वार्थ भिन्नता नहीं होता है। इसमें व्यक्ति अपने उद्देश्यों को समूह के उद्देश्य से भिन्न नहीं समझता है और वह समूह के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो परिवार में इस तरीके का प्राथमिक सहयोग
पाया जाता है। दूसरे तरीके का जो सहयोग होता है वह समूहों में, जैसे कि सरकार, उद्योग, ट्रेड यूनियन, चर्च आदि में पाया जाता है। अपनी स्वार्थ पूर्ति की दृष्टि से दूसरों के साथ सहयोग करता है। इस प्रकार के सहयोग में निस्वार्थ भाव नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति दूसरों को उतना ही सहयोग देता है जितना उसके स्वार्थ की पूर्ति की दृष्टि से आवश्यक होता है। तीसरी तरीके का जो सहयोग होता है ये एक, जैसे बड़े एवं छोटे सामाजिक समूहों की जो अंतःक्रिया में ये पाया जाता है। इस प्रकार यदि रूस और अमेरिका युद्ध में चीन को पराजित करने के लिए इकट्ठे मिल जाते हैं, अथवा कांग्रेस दल को चुनाव में हराने के लिए विभिन्न दल संयुक्त मोर्चा बना लेते हैं, तो इस प्रकार का सहयोग तृतीय सहयोग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के सहयोग में मिलने वाले समूहों का दृष्टिकोण अवसरवादी होता है, और जिससे ऐसे सहयोग की प्रकृति बड़ी ढीली और अस्थिर होती है। इसके अतिरिक्त अन्य लेखकों ने भी सहयोग का वर्गीकरण किया है। आगे बढ़ने से सामान्य सहयोग, मित्रवत सहयोग, सहायता मूलक सहयोग में वर्गीकृत किया है। हर्जलर ने इसे ऐच्छिक सहयोग और संगठित सहयोग के दो भागों में बांटा है। अक्सर ये कहा जाता है कि आधुनिक औद्योगिकृत समाज का व्यक्ति आमने सामने के सहयोग से विलग हुआ अत्यधिक व्यक्तिनिष्ठ बनता जा रहा है, जिससे उसमें स्नायु रोगात्मक विशेषताएं पनप रही हैं। मनोविश्लेषणवादियों के अनुसार हमारे समाज की अवैयक्तिक एवं प्रतियोगितात्मक विशेषताएं विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व विक्षोभ का कारण है। अब हम ये देखते हैं कि जो सहयोग है इसका क्या महत्व है। सहयोग एक विश्वव्यापी घटना है। व्यक्ति के जीवन के लिए यह इतना आवश्यक है कि क्रोपाटकिन के अनुसार इसके बिना जीवित रहना असंभव है। पारस्परिक सहायता का आरंभ संतान के पालन पोषण के लिए, रक्षा, भोजन के लिए सहयोग से होता है। हम छोटे छोटे जीव, चींटी को हम देखते हैं, कीड़े मकोड़ों को हम देखते हैं, वो कितनी सहयोगात्मक होती हैं। पशुओं में भी ये सब स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देता है। मानव प्राणियों के लिए सहयोग मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक दोनों आवश्यक होते हैं। व्यक्तिगत एवं सामूहिक उद्देश्य ऐसे होते हैं जो सहयोग के बिना प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो हमारे जीवन में पग पग पर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। सहयोग के बिना हमारा जीवन एकाकी है और हम ऊब जाते हैं, विवश हो जाते हैं। तो हमें एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। साथियों का होना बहुत अधिक आवश्यक है। जीवन की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सारी आवश्यकताएं इसमें पूरी हो जाती हैं। इस प्रकार से मनुष्य ने विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति की है और उसका श्रेय मनुष्य की सहयोगी भावना को है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी की शानदार उपलब्धियां, चांद पर पहुंचने में सफलता, अति विकसित और पिछड़े हुए देशों में रहने वाले व्यक्तियों के रहन सहन के स्तर को समान बनाने के प्रयत्न, ये सब मानवीय सहयोग के फल हैं। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करने में सहयोग के महत्व से संसार का प्रत्येक राष्ट्र भलीभांति परिचित है। तो इस प्रकार अपने विचारों को तिलांजलि देकर भी हम हर कीमत पर प्राप्त करने के लिए भरसकर प्रयत्न करते रहते हैं। तो सहयोग जो है वो मानव के जीवन में बहुत अधिक आवश्यक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा सामाजिक प्रक्रियाओं में, जो हम संयोजक प्रक्रियाओं को पढ़ रहे हैं। सहयोग के बाद समायोजन आता है। समायोजन एक सहयोगी सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे कि एकमेंडेशन। सामाजिक समायोजन समाज में व्यक्ति या समूह को जोड़ने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति और समाज को ये जोड़ता है। यह संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रथम चरण है। जब हम संघर्ष करते हैं और उसके बाद हम जो सहयोग करते हैं, तो उससे बढ़ने का ये प्रथम चरण है। जब भी दो विरोधी पक्ष प्रतिस्पर्धा या संघर्ष समाप्त करके सहयोग करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वे एक दूसरे से समायोजन स्थापित करते हैं। व्यक्ति या समूह की यह स्वाभाविक वृत्ति रही है कि वे संघर्ष को पसंद नहीं करते हैं। हमेशा संघर्ष या प्रतियोगिता नहीं कर सकता है इंसान। इसी संघर्ष की स्थिति को टालने के लिए जो समझौता किया जाता है, संघर्ष नहीं करना चाहता है और वह समझौता करना चाहता है, तो उसे ही समायोजन कहते हैं। यह समायोजन संघर्षरत व्यक्तियों के बीच
या तो स्वयं या किसी मध्यस्थ व्यक्ति के द्वारा स्थापित होता है। कोई बीच का व्यक्ति होता है जो मध्यस्थता करता है और दोनों में समायोजन करा देता है। समायोजन एक बार स्थापित हो जाने का यह मतलब नहीं होता है कि समायोजन करने वाले आगे कभी संघर्ष नहीं करेंगे, वे हमेशा सहयोग की ओर ही बढ़ते रहेंगे। समायोजन में संघर्ष के बीज अवश्य ही मौजूद होते हैं। इस प्रकार समायोजन द्वारा संघर्ष को कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। तो प्रजातंत्रीय शासन प्रणाली में साझा सरकार समायोजन का ही उदाहरण है। मैकाइवर एवं पेज ने समायोजन को एक विस्तृत अर्थ में परिभाषित करने का प्रयास किया है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि समायोजन शब्द विशेषकर उस प्रक्रिया को अभिव्यक्त करता है जिसके द्वारा मानव अपने पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करता है। पर्यावरण का अर्थ व्यापक होता है, इसके अंतर्गत संपूर्ण बाह्य जगत आ जाता है। इस परिभाषा के अनुसार विवाह के बाद वधुओं का ससुराल में सास ससुर के साथ सामंजस्य स्थापित करना, किसी प्रवासी के द्वारा शहरी पर्यावरण में नया संबंध स्थापित करना भी समायोजन की स्थिति में आता है। इसको भी हम समायोजन कह सकते हैं। आज समाजशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग इतने विस्तृत अर्थ में नहीं होता है। इस अर्थ में समायोजन शब्द का प्रयोग मात्र मनोविज्ञान के क्षेत्र में होता है। निकोलस एबरक्रॉमी एवं उसके सहयोगियों द्वारा रचित एक किताब है जो डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी है, पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ सोशोलॉजी, जिसमें ये स्पष्ट हो जाता है कि समायोजन का जो तात्पर्य है, जब किसी संघर्ष या तनाव की स्थिति में कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बाहर निकलकर सहयोग और समझौते की स्थिति में रहता है, अर्थात मैकाइवर एवं पेज का दृष्टिकोण काफ़ी पुराना पड़ गया है, ये देखने को मिलता है। J.H. फिक्टर ने समायोजन को इस प्रकार परिभाषित किया है कि समायोजन को यह सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत दो या दो से अधिक व्यक्ति या समूह संघर्ष रोकने, कम करने या समाप्त करने के लिए अंतःक्रिया करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है कि सामाजिक क्रियाएं एक अंतःक्रिया हैं और इन अंतःक्रियाओं में जो संयोजक प्रक्रियाएं हैं, जिसमें सहयोग, समायोजन, आत्मसात्मीकरण यानी कि आत्मसात्मीकरण इत्यादि की जो प्रक्रियाएं होती हैं, उसमें ये जो समायोजन है, इस समायोजन के द्वारा हम अंतःक्रिया करते हैं। और अंतःक्रिया किस तरीके की करते हैं? किसी भी संघर्ष को रोकने के लिए। जब हम संघर्ष नहीं चाहते हैं तो इसमें हम समायोजन कर लेते हैं। समायोजन संघर्ष से सहयोग की ओर बढ़ने का प्रारंभिक प्रयत्न है। संघर्षित व्यक्ति या समूह एक दूसरे के प्रति अपने विचारों में समायोजन के माध्यम से परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है। तो इस तरीके से वो सहयोग की दिशा में बढ़ने लगता है। समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह निरंतर सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। किसी कारखाने में मालिक मजदूर के बीच में जो संघर्ष होता है, उसके बाद समाधान हेतु जो समझौता किया जाता है, उसको समायोजन कहते हैं। जैसे झगड़ा हो जाता है पति पत्नी में और उसके बाद वो आपस में जब सुलह कर लेते हैं तो समायोजन की श्रेणी में आता है। तो समायोजन संघर्षरत व्यक्तियों या समूह को जोड़ने की प्रक्रिया का नाम है। जब कभी भी समाज में कोई तनाव या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो उसको समाप्त करने के लिए जब सोचा जाता है और तनावपूर्ण स्थिति या संघर्ष की स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो हम स्थिति को हम जब कंट्रोल में करते हैं, काबू में करते हैं, तो हम समायोजन करते हैं। तो इसी को हम समायोजन के नाम से जानते हैं। तो लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं होता है कि भविष्य में कभी तनाव या संघर्ष नहीं होगा। तो समायोजन एक गत्यात्मक प्रक्रिया है इस अर्थ में इसमें तनाव, संघर्ष की स्थिति से बाहर निकलकर शांतिपूर्वक अवस्था में जाने का बोध होता है। इससे विचारों एवं कार्यों में लचीलापन भी आ जाता है और समायोजन से संघर्ष दोनों पक्षों के विचारों एवं आचरणों में परिवर्तन का भी बोध कराता है। आधुनिक और जटिल समाज में तरह तरह के विरोधी समूह, विचार, धर्म, जाति, वर्ग इत्यादि देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर समायोजन का बहुत ही अधिक महत्व होता है। धन्यवाद।